बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित थियरी के कई टॉपिकों के बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं। इसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वह है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। तो होता क्या है कि इस नियम के अनुसार यदि किसी अक्ष के परितः घूर्णन करने वाले पिंड पर कोई बाह्य बलाघूर्ण कार्य न कर रहा हो तो उस अक्ष के परितः पिंड का कोणीय संवेग नियत रहता है, अर्थात J = I इंटू ओमेगा और बराबर नियतांक। हमने कहा कि J = I गुणे ओमेगा बराबर नियतांक। इसे ही कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। तो यही है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। फिर आगे उपपत्ति। तो उपपत्ति में जो है कोणीय संवेग परिवर्तन की दर पिंड पर लगे बाह्य बलाघूर्ण के बराबर होती है। तो यही लिख लेते हैं कि कोणीय संवेग परिवर्तन की दर, कोणीय संवेग परिवर्तन की दर पिंड पर लगे बाह्य बलाघूर्ण के बराबर होती है, अर्थात क्या हो जाएगा? हो जाएगा dJ/dt = टाउ। dJ/dt = टाउ, यहाँ बराबर टाउ। dJ/dt क्या है? कोणीय संवेग परिवर्तन की दर है। और जैसे मैंने यहाँ पे लिख के आपको हमने बताया कि कोणीय संवेग परिवर्तन की दर पिंड पर लगे बाह्य बलाघूर्ण के बराबर होती है। तो dJ/dt जो है यह कोणीय संवेग परिवर्तन की दर है और यह जो है बाह्य बलाघूर्ण टाउ के बराबर होती है। तो dJ/dt = टाउ। अब आगे इसी में यदि बाह्य बलाघूर्ण टाउ बराबर 0, तब यदि बाह्य बलाघूर्ण टाउ बराबर 0 तब क्या होगा? हो जाएगा dJ/dt = 0। dJ/dt = 0 और यह हो जाएगा अथवा dJ = 0। यहाँ पर जब लिखेंगे dJ बराबर हो जाएगा 0 × dt और 0 × dt का मतलब 0 और यह हो जाएगा अथवा J = नियतांक, यही कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। यही कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। जैसे कहा गया था कि कोणीय संवेग जो है वह नियत रहता है या नियत होता है, तो अर्थात J = नियतांक, इसी को सिद्ध करना था। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमने यहाँ पर इसके उपपत्ति में लिया कि कोणीय संवेग परिवर्तन की जो दर है
वह पिंड पर लगे बाह्य बलाघूर्ण के बराबर होती है, अर्थात dj/dt = टाउ। और यदि बाह्य बलाघूर्ण टाउ जो है वह शून्य है तो उस दशा में dj/dt जो है शून्य के बराबर होगा, अर्थात dj बराबर शून्य। और जब dj बराबर शून्य तो ये हो जाएगा j = नियतांक, और j = नियतांक यही क्या है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। तो ये था कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। अब आप अगला टॉपिक दे दीजिए। अगला टॉपिक जो है इस चैप्टर का वह है घूर्णन गतिज ऊर्जा। घूर्णन गतिज ऊर्जा। तो होता क्या है कि किसी पिंड में उसकी घूर्णन गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे घूर्णन गतिज ऊर्जा कहते हैं। हमने कहा कि किसी पिंड में उसकी घूर्णन गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे घूर्णन गतिज ऊर्जा कहते हैं, और घूर्णन गतिज ऊर्जा को जो है K से प्रदर्शित करते हैं। घूर्णन गतिज ऊर्जा को K से प्रदर्शित करते हैं। मान लेते हैं कि माना कोई पिंड जो है किसी अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहा है, और पिंड जो है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिनके द्रव्यमान m1 m2 m3 ... हैं, और जिनकी घूर्णन अक्ष से जो दूरियां हैं वह r1 r2 r3 हैं। तो इस दशा में पिंड के कणों के जो कोणीय वेग हैं वह तो समान होंगे या समान होते हैं, जबकि उनके रेखीय वेग जो हैं b1 b2 b3 वह भिन्न भिन्न होते हैं। हमने आपको कहा कि मान लेते हैं कि माना कोई पिंड जो है किसी अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहा है, पिंड जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तो इन कणों के जो कोणीय वेग हैं वह तो समान होंगे, परंतु उनके रेखीय वेग जो है वो भिन्न भिन्न होंगे। आगे यदि पिंड के कणों के द्रव्यमान m1 m2 व m3 हों, और इन कणों की घूर्णन अक्ष से दूरियां क्रमशः r1, r2 व r3 हों, तथा इन कणों के रेखीय वेग क्रमशः b1, b2 व b3 हों, तब पूरे पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, तब पूरे पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा, तो पूरे पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा K = m1 द्रव्यमान के लिए हो जाएगा K1
और m2 के लिए धन k2 और इसी तरह से m3 के लिए धन k3 और इसी तरह से और अन्य कणों के लिए क्या हो जाएगा डॉट डॉट। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, अथवा k इक्वल टू m1 m1 b1 स्क्वायर और धन 1/2 m2 b2 स्क्वायर और धन 1/2 m3 b3 स्क्वायर और धन डॉट डॉट। परंतु यहाँ पर लिख सकते हैं कि परंतु कणों के रेखीय वेग क्या होगा, m1 द्रव्यमान के कण के लिए रेखीय वेग क्या होगा, m2 द्रव्यमान के लिए क्या होगा, m3 द्रव्यमान के कणों के लिए क्या होगा। तो होगा क्या, m1 द्रव्यमान के कण के लिए हो जाएगा b1 बराबर r1 ओमेगा, b2 बराबर r2 ओमेगा, b3 बराबर r3 ओमेगा और इसी तरह से आगे अन्य कणों के लिए इसी तरह से होंगे। अब इन मानों को हम रख लेते हैं, लिखते हैं कि इन मानों को रखने पर क्या हो जाएगा, हो जाएगा पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या होगा, मान रख लेते हैं। यहाँ b1 की जगह पर हो जाएगा r1 ओमेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक कामा हम यहाँ लगाए हैं, ये भी कामा है, ये भी कामा यहाँ पर। तो हो जाएगा k इक्वल टू 1/2 m1 और b1 की जगह पर हो जाएगा r1 ओमेगा का होल स्क्वायर और धन 1/2 m2 r2 ओमेगा का होल स्क्वायर और धन 1/2 m3 और b3 की जगह पर हो जाएगा r3 ओमेगा का होल स्क्वायर और आगे धन डॉट डॉट। आगे ये हो जाएगा अथवा k इक्वल टू 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और धन 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और धन 1/2 m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और धन डॉट डॉट। अब यहाँ पर देखें तो 1/2 और ओमेगा स्क्वायर जो है वह कॉमन है, सभी में है, हम इसको कॉमन ले लेते हैं। हो जाएगा क्या, अथवा k इक्वल टू 1/2 को बाहर किया, ब्रैकेट के अंदर हो गया m1 r1 स्क्वायर और धन m2 r2 स्क्वायर और धन m3 r3 स्क्वायर और धन डॉट डॉट और ब्रैकेट के बाहर ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर ओमेगा स्क्वायर। अब इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं सिग्मा mr स्क्वायर सभी कणों के लिए। ये हो जाएगा अथवा k बराबर 1/2 और ब्रैकेट में क्या होगा सिग्मा mr स्क्वायर और इंटू ओमेगा स्क्वायर, सिग्मा mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसके पहले हम आप लोगों को जड़त्वाघूर्ण के बारे में बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। वहाँ पर आप को बताया गया था कि सिग्मा mr स्क्वायर इक्वल टू आई, और अर्थात सिग्मा mr स्क्वायर जो है वह जड़त्वाघूर्ण के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि परंतु सिग्मा mr स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा mr स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आई, और कैपिटल आई क्या है,
पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण, यहाँ पर लिख दे रहे हैं पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण। सिग्मा एम स्क्वायर इक्वल टू आई, और आई क्या है हमने इसके बारे में यहाँ पर लिख दिया कि पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण। तो यहाँ पर जहाँ सिग्मा एम स्क्वायर है, इस सिग्मा एम स्क्वायर की जगह पर हम मान रख लेते हैं, तो हो जाएगा क्या, हो जाएगा इसलिए k इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, k बराबर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, यही घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र है। तो ये था घूर्णन गतिज ऊर्जा, और इस घूर्णन गतिज ऊर्जा के सूत्र को प्राप्त करने के लिए जैसे कि हम आपके सामने यहाँ लिखे हैं कि यदि पिंड के कणों के द्रव्यमान जो है वह m1 m2 m3 हो, और इन कणों की घूर्णन अक्ष से जो दूरियां हैं वह क्रमशः r1 r2 r3 हों, तथा इन कणों के रेखीय वेग जो है वह क्रमशः v1 v2 व v3 हों, क्योंकि कणों के कोणीय वेग जो है वह समान होंगे। ऐसी स्थिति में पूरे पिंड की जो घूर्णन गतिज ऊर्जा है वह हो जाएगी k बराबर k1 धन k2 धन k3 धन डॉट डॉट, अथवा k1 की जगह पर 1/2 m1 b1 स्क्वायर धन 1/2 m2 b2 स्क्वायर धन 1/2 m3 b3 स्क्वायर। परंतु कणों के जो रेखीय वेग हैं वो m1 द्रव्यमान के कण के लिए हो जाएगा b1 r1 ओमेगा, m2 के लिए b2 r2 ओमेगा, और इसी तरह से m3 कण के लिए b3 r3 ओमेगा। इन मानों को रख लेते हैं तो होगा क्या, पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा के बराबर, जब इन मानों को मैंने रखा और आगे जब बढ़ाया तो हमें प्राप्त हुआ k बराबर 1/2 सिग्मा एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सिग्मा एम आर स्क्वायर जो है वो आई के बराबर होता है, और आई है क्या, पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण। तो हम सिग्मा एम आर स्क्वायर की जगह पर हमने आई रखा, तो हमें इस घूर्णन गतिज ऊर्जा का जो सूत्र प्राप्त हुआ वह प्राप्त हुआ k बराबर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, जहाँ k जो है पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा है, आई जो है वह पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण है, और ओमेगा जो है वह कोणीय वेग है। तो ये था घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसका सूत्र कैसे प्राप्त करते हैं, इसके बारे में हमने आपको इस टॉपिक में बताया। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कोणीय संवेग संरक्षण का नियम किसे कहते हैं, उसकी उपपत्ति कैसे होती है, और दूसरे टॉपिक के बारे में बताया कि घूर्णन गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं और घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। जैसे बताया गया है आप इन्हें ध्यानपूर्वक देखें, सुने, समझें और नोट करें। इस चैप्टर के बचे हुए जो शेष टॉपिक हैं उन्हें हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।